आज हम लोग कूलम्स लॉ और न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और बेसिक्स इसी से आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। इतना तो आपको पता ही होगा कि जब दो लाइक चार्जेस मतलब आइदर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आती है। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है। ये फोर्स जो भी आती है, कितनी आती है, ये हम लोग कूलम्स लॉ के बेसिस पर बताते हैं। कूलम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होगी। ये जो फोर्स होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होगी। अगर मैं Q1 भी डबल कर दूं, Q2 भी डबल कर दूं, R की वैल्यू सेम रखूं तो प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो गया, फोर्स की वैल्यू भी पहले से 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं Q1 और Q2 को सेम रखता हूं और R की वैल्यू हाफ करता हूं तो फोर्स की वैल्यू फिर से 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर लिखा हुआ है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं Q1 Q2 डबल कर दूं, R की वैल्यू हाफ कर दूं तो इनके बीच में फोर्स 4 टाइम्स इसकी वजह से, 4 टाइम्स इसकी वजह से, तो ओवरऑल कितने टाइम्स हो जाएगी? 16 टाइम्स हो जाएगी। आया बच्चों? इन दोनों को कंबाइन करते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर हो गया। और F इज इक्वल टू, यहां से थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाई, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K को हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इस K को हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अलग अलग मीडियम के लिए, मीडियम मतलब जो इन चार्जेस के बीच में मीडियम है, अलग अलग मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग आती है। कुछ मीडियम के लिए K की वैल्यू कम होगी और कुछ मीडियम के लिए K की वैल्यू ज्यादा होगी। सेम प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, सेम डिस्टेंस, लेकिन मीडियम अलग होगा तो भी फोर्स की वैल्यू अलग निकल करके आएगी। जिस मीडियम के लिए K की वैल्यू कम आएगी उस मीडियम के लिए फोर्स भी कम निकल करके आएगी। जिस मीडियम के लिए K की वैल्यू ज्यादा आएगी उस मीडियम के लिए फोर्स की वैल्यू ज्यादा निकल करके आएगी। मीडियम एयर भी हो सकता है इनके बीच में, अल्कोहल भी हो सकता है इनके बीच में, वाटर भी हो सकता है इनके बीच में। वो डिपेंड करता है किस मीडियम के अंदर रखेंगे। हम जो केसेस पढ़ेंगे 99.9% केसेस में एयर ऐसे मीडियम लेकर के चलेंगे, पर हम थोड़ा जनरल भी समझ लेते हैं। बाद में अपनी सारी स्टडी में एयर के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। ये जो K है एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, जिसे हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। ये परमिटिविटी लिखते कैसे हैं और प्रोनाउंस कैसे करते हैं? C बनाया और C बनाने के बाद में उसको E जैसा लुक दे दिया और इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एप्सिलॉन से प्रोनाउंस करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ये K की वैल्यू इस परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। परमिटिविटी का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा फोर्स उतनी कम निकल करके आएगी। अगर इसका इफेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से जल्दी खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू ये Q2 पर कम लगाएगा और Q2 Q1 पर कम लगाएगा।
परमिटिविटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मीडियम का रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब हो गया कि फोर्स चार्ज की वजह से कम आएगी, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी, चार्ज की वजह से पोटेंशियल कम आएगी। ये सब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और हर मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है। ये के जो है परमिटिविटी पर इस तरह डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। अगर परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो के की वैल्यू कम आएगी, के की वैल्यू कम आएगी तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस भी कम निकल करके आएगा। अगर परमिटिविटी की वैल्यू कम आएगी, ज्यादा आएगी तो के की वैल्यू कम आएगी और के की वैल्यू कम आएगी तो फोर्स की वैल्यू भी कम निकल करके आएगी। ये के की यूनिट निकालनी है, के की यूनिट निकालनी है। के इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। ये 11th में भी आपने सीखा होगा, फॉर्मूला पता है तो यूनिट आप आराम से निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 के बराबर है। फोर्स की यूनिट एम के सिस्टम में ही बात कर रहा हूं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 का मतलब हो गया चार्ज कूलम्स एंड कूलम्स मिलकर के कितना हो गया, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 हो गया। ये के की वैल्यू निकल करके आ रही है, यूनिट निकल करके आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट हाफ मार्कर क्वेश्चन है कि राइट द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यहां से अगर परमिटिविटी की कोई यूनिट पूछेगा तो क्या बताओगे, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, एप्सिलॉन की यूनिट कोई पूछता है, ये भी हाफ मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं है, के का रेसिप्रोकल कर दो तो वो परमिटिविटी की यूनिट आ जाएगी। देख लो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर है। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। परमिटिविटी की यूनिट हाफ मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, याद रखनी है। अब अगर दो चार्जेस एयर के अंदर प्लेस्ड है तो मीडियम एयर हो गया और हमें उसकी परमिटिविटी लिखनी है और उसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशल केस है, परमिटिविटी जनरल डेफिनेशन है और एप्सिलॉन नॉट एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है। परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट आपको मालूम ही है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। इससे जब हम के निकालेंगे तो 1/4 पाई की जगह रखा 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह रखा 8.85 इंटू 10⁻1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट डाल दिया है। 1/4 पाई की जगह रखा 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह डाल दिया 8.85 इंटू 10⁻12 और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के बराबर आती है। क्लियर है बच्चों? इसके आगे बढ़ते हैं। पहले इस पे क्विक रिव्यू डालो, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं और देख लो कि ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है।
ये वीडियोस आपके लिए स्पेशली बन रहे हैं क्योंकि आप घर पे खाली बैठे हुए हो और मेरे पास आ नहीं सकते। 8-10 वीडियोस मैं बना करके भेजूंगा आपको, और उसके बाद तो क्लास में आकर के डाउट या आप डाउट मेरे से फोन पे भी पूछ सकते हो। नंबर आपके पास मेरा है ही है। मैं ये वीडियोस आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगा और असाइनमेंट भी व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k लगाई, k 1/4 पाई एप्सिलॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। ये जनरल फॉर्मूला है। एप्सिलॉन नॉट वाला जो है वो एक पर्टिकुलर केस है जिसमें मीडियम एयर और वैक्यूम लेकर के चलते हैं। यूनिट्स भी मैंने आपको बता दी, के की यूनिट्स एंड एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बता दी, 8.85 into 10⁻⁻12 जो आपको याद रखनी है क्योंकि कैपेसिटर वाले पोर्शन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी तो हम लोग 9 into 10⁹ से काम चला लिया करेंगे के की वैल्यू, पर वहां पर कैपेसिटेंस में आपको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अगर ये दो चार्जेस मीडियम के अंदर रखे हुए हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या आपकी मर्जी है K की जगह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख दो, ये आपके ऊपर है। अगर ये दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 उतने ही r डिस्टेंस पर एयर के अंदर प्लेस्ड होते हैं तो फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन, ये K की जगह एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K की जगह 9 into 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट force between two point charges Q1 and Q2 separated by a distance r is, first case है directly proportional to product of the charges, second है inversely proportional to square of the distance between them, और that is करके हम लोग F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। बाकी मैंने थ्योरी समझा दी है जो कूलम्स लॉ की थ्योरी है, पर आपको कूलम्स लॉ में नहीं लिखनी है, न्यूमेरिकल के लिए काम आएगी। एक और टर्म होता है, वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है वैसे टर्म रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अगर मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है तो इसका मतलब हो गया मरकरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज्यादा है। यही कहते थे हम लोग। रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। अगर किसी ने बोला कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है तो इसका मतलब हुआ कि वाटर की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी की 81 टाइम्स है। एयर की परमिटिविटी आपको मालूम ही है 8.85 into 10⁻⁻12 होती है। आप उस वाटर की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। एयर की परमिटिविटी में 81 मल्टीप्लाई करो, वाटर की परमिटिविटी आ जाएगी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन का सिंबल बनाया और आर लिख दिया, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। डेंसिटी की तरह ही, रिलेटिव डेंसिटी की तरह ही डेफिनेशन है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। आप चाहो तो एप्सिलॉन की जगह
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। ये वाले एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, या इसको एक और टर्म से जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये हो गया। एक और टर्म से जानते हैं जिससे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग और रिलेटिव परमिटिविटी का मीनिंग एक ही है। अगर वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 81 होगा। मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के, वेयर कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ध्यान रखना ये स्मॉल के है और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है। कूलम्स लॉ के ऊपर ये थ्योरी थी। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है तो उस चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगी वो सारी फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी अगर हमें नहीं भी बताता इस प्रिंसिपल के थ्रू, तब भी हमें पता था कि भाई अगर एक चार्ज पर कई चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है तो उस चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगी वो सारी फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। अगर ये Q0 चार्ज है, ये Q1 चार्ज रखा हुआ है, ये Q2 चार्ज रखा हुआ है, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, इसकी वजह से Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है रिपल्सिव दिखा देते हैं। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1 वेक्टर का सिंबल बनाया, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q0 F02 से दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। nth चार्ज की वजह से जो फोर्स है अट्रैक्टिव दिखा दी, और इधर की तरफ लग रही है फोर्स ऑन 0 ड्यू टू nth चार्ज। जो नेट फोर्स निकलेगी Q0 पर वो सारी फोर्सेस का वेक्टर सम निकल करके आएगी। ऐसे करते करते F सारी फोर्सेस का वेक्टर सम निकल गया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द चार्ज है। Superposition principle states that force acting on a charged particle Q0 due to any number of charges is the vector sum of all the forces acting on Q0। ये प्रिंसिपल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिकल में हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मेरे को न्यूमेरिकल करने होते और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ना भी पढ़ा होता तब भी हम वेक्टर से ही उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। ये मिटा दूं सारा। एक न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं। ये एक चार्ज रखा हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम का। चार्जेस कूलम्स में नहीं होते, माइक्रो कूलम और 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -6, -8 कूलम का चार्ज है। यहां पर -10 टू द पावर -8 कूलम का चार्ज है। एक पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, और ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है। पी पॉइंट पर 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखा। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम।
माइक्रो का मतलब ही 10 टू द पावर माइनस 6 होता है। 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है P पॉइंट पर और आपको उसके ऊपर फोर्स बतानी है कितनी लग रही है। ये वाला डिस्टेंस AP 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ये वाला डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है। जिस चार्ज पर फोर्स निकाली है पेन आप उस पे रखते हैं। अब ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव पर, पेन तो यहां पर रखा हुआ, फोर्स किस तरफ लगेगी? ए से पी की तरफ या पी से ए की तरफ? ऑब्वियसली ए से पी की तरफ लगेगी क्योंकि वो 1 माइक्रोकूलम चार्ज को ये वाला चार्ज रिपेल कर रहा होगा। हाँ, अगर इस पे देखनी होती तो इधर लगती, पर मुझे देखनी किस पे है? 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर देखनी है। सिमिलरली इस पी पर, पेन यहां पर होना चाहिए, नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगेगी? टुवर्ड बी लगेगी क्योंकि बी वाला चार्ज उस 1 पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस फोर्स को नाम मैं देता हूं एफ ए और इस फोर्स को नाम दे रहा एफ बी करके। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल 90 डिग्री है और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट जब दो वेक्टर्स का निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर आता है। हियर 90 डिग्री एंगल की वजह से थीटा की वैल्यू कितनी है? cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और रिजल्टेंट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू जो आती है, जो ए वाले वेक्टर से एंगल बन रहा होता है, वो आता है b अपॉन a के बराबर आता है। यहां पर पहले मैं एफ ए कैलकुलेट करने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल वैल्यूज है, मैंने लिखा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर, एफ यूजिंग एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं एफ ए कैलकुलेट करने जा रहा हूं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की जगह लिखा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इसकी जगह लिखा 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन, सब कुछ एमकेएस सिस्टम में करना है। ये के की वैल्यू भी एमकेएस सिस्टम में निकली हुई है जो आपने निकाली थी। ये 10 सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा, इसकी जगह लिखना पड़ेगा 0.1 मीटर का होल स्क्वायर और डायरेक्शन आ रही है ए से पी की तरफ आ रही है। ये सॉल्व करते हैं तो 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन की फोर्स है ए टू पी डायरेक्शन में। सिमिलरली एफ बी कैलकुलेट करता हूं सेम फॉर्मूला लगा करके, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, एक चार्ज है 10 टू द पावर माइनस 6, दूसरा चार्ज है, ये वाला माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस की वजह से जो डायरेक्शन थी वो मैंने कंसीडरेशन में ले लिया। मैं जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज के क्वेश्चन करूंगा उसमें प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, उस पर डायरेक्शन के बेसिस पर जज करूंगा कि मुझे क्या करना है। यहां पर डायरेक्शन के बेसिस पर जज करूंगा कि मुझे इसमें क्या करना है। मैंने डायरेक्शन नेगेटिव के हिसाब से ही तो बनाई है, तो मुझे यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज के साथ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। मैं मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा और वो है 10 टू द पावर माइनस 8। डिस्टेंस कितना है? सेंटीमीटर में दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.05 का होल स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन होगी P से B की तरफ होगी और ये सॉल्व करके आता है 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। जो नेट फोर्स लग रही है वो आ रही है एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। इसके आगे यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। एफ इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर। 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन लिया, इधर से बचा 1 का स्क्वायर, इधर से बचा 2 का स्क्वायर और आंसर आ गया 18 रूट 5
इंटू 10⁻³ न्यूटन है। डायरेक्शन अगर कोई बोलता है तो मैंने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, 11th वाली थ्योरी है, रिवाइज भी हो जाएगी। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, जो डायगोनल है वो आपको रिजल्टेंट बताएगा। आपने अल्फा जो है एफ ए की साइड में लिया, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अल्फा के अलोंग वाला बेस, यानी tan अल्फा की वैल्यू होगी एफ बी अपॉन एफ ए, दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻³ अपॉन 18 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 2, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 एज शोन इन फिगर। अभी न्यूमेरिकल और भी बाकी है। कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपसे सारे न्यूमेरिकल्स होने लगेंगे, क्योंकि वेक्टर का इसके अंदर बहुत यूज है, कंपोनेंट रिजॉल्व करने का यूज है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कंपोनेंट रिजॉल्व करने वाला है। मिटा दो इसे। बेटा दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स है, उसके साथ मास m अटैच्ड है, और दोनों मासेस के ऊपर जो 4 पॉइंट मासेस है और दोनों मासेस के ऊपर जो चार्ज है वो q है। इसका भी मास m है, चार्ज q है, इसका भी मास m है, चार्ज q है, और इस इंसुलेटिंग स्ट्रिंग की लेंथ l के बराबर है जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। अदरवाइज तो दोनों स्ट्रिंग्स जो होती वो बिल्कुल वेट की वजह से वर्टिकल होती कि नहीं होती, लेकिन सेम चार्ज होने की वजह से ये रिपेल करेगा और कुछ डिस्टेंस तक रिपेल करने के बाद रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है कि ये स्ट्रिंग्स वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाती है। आपको प्रूफ करना है q² इज इक्वल टू 4mg l² साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। मीडियम मेंशन नहीं किया तो आप उसको एज ए एयर ही लेकर के चलोगे। मीडियम अगर मेंशन नहीं किया तो आप उसे एज ए एयर ही लेकर के चलोगे। बहुत बड़ा प्रूफ है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी सा है। प्रूफ देखने में ही डरावने होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीजें धीरे धीरे करके इजी लगने लगती है। आप इसके न्यूमेरिकल्स भी करोगे और मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगा इसकी, और व्हाट्सएप पे ही भेजूंगा। q² इज इक्वल टू 4mg l² साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन। इक्विलिब्रियम का केस है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो लग रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो लग रही है। अब जो जो फोर्सेस इस पर लग रही है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। एक फोर्स रिपल्शन वाली चार्ज की वजह से इधर की तरफ लग रही है, एक फोर्स वेट की वजह से इधर की तरफ लग रही है। टेंशन जो है इस स्ट्रिंग पर ऊपर की तरफ लग रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है, इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वर्टिकल है, इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये टेंशन को मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूं। ये टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकल वाला ऊपर की तरफ आएगा और हॉरिजॉन्टल वाला इधर की तरफ आएगा। भाई ये वाला वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला लेफ्ट की तरफ जाएगा और एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो 11th में सीखा था, नहीं तो मेरे से फोन पे पूछ लेना कि ये कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करें। ये वाला थीटा है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा निकल के आएगा।
टेंशन को रिजॉल्व कर रहा है, जिसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बना देते हैं। ये t cos थीटा, थीटा के अलावा वाला और थीटा के सामने वाला t sin थीटा है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले तो f की वैल्यू कितनी आएगी, k नहीं रखना क्योंकि मुझे प्रूफ में दिख रहा है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं k की जगह पहले से ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q और q का प्रोडक्ट मिल करके q स्क्वायर, और डिस्टेंस इनके बीच में r है तो अपॉन r स्क्वायर होगा, और ये हो गया q स्क्वायर इज इक्वल टू, या ऐसा करते हैं पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा O पॉइंट से, तो इसको दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस r/2 के बराबर हुआ, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ l के बराबर हुई, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ। तो ट्रायंगल, शेडेड ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, उसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू जो है r/2l के बराबर आती है, और r की वैल्यू हो गई 2l साइन थीटा, और r स्क्वायर की वैल्यू होगी 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं लिखता हूं ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ना लेफ्ट की तरफ ज्यादा फोर्स है ना राइट की तरफ ज्यादा फोर्स है, दोनों बराबर है। इससे पता लगता है हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करता हूं, जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी ही फोर्स उधर भी लग रही होगी। ये है F के बराबर, दूसरी है जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी ही फोर्स नीचे लग रही है, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। जब मैंने डिवाइड किया तो tan थीटा की वैल्यू होगी F अपॉन mg, और F इज इक्वल टू mg tan थीटा। बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता चला जाऊंगा, आंसर आ जाएगा। F की जगह लिखा q स्क्वायर, इंटू r स्क्वायर, नहीं सॉरी गलत हो गया, इसकी जगह लिखा q स्क्वायर इज इक्वल टू f की जगह लिखते हैं बेटा, f तो पता ही है, इस इक्वेशन नंबर में f की जगह लिखते हैं q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा, और q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर की जगह लिखा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू mg tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, और इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इजी था न्यूमेरिकल, बस दो इक्वेशन यूज करिए, t sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रखा हुआ है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg के बराबर रखा है, दोनों को डिवाइड किया, r की वैल्यू ट्रायंगल से कैलकुलेट करके उसके अंदर पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। देखने में प्रूफ बहुत ड्रामा था, लेकिन जब सॉल्व करने बैठे और अगर 2-3 क्वेश्चंस इस टेक्निक के कर लिए कंपोनेंट रिजॉल्व करके, तो शायद हम कंपोनेंट रिजॉल्व करने वाला क्वेश्चन कभी भूलेंगे ही नहीं, और इजी लगेंगे, सबका स्टाइल एक ही निकल करके आता है। बेटा न्यूमेरिकल है, एक स्मॉल क्यू चार्ज दो कैपिटल क्यू चार्जेस के बीच में रखा हुआ है। अगर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम है, देन शो दैट
Q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 के बराबर है। कहने का मतलब है कि दो कैपिटल Q चार्जेस दे रखे हैं और बीच में आपने स्मॉल q चार्ज प्लेस कर दिया और सिस्टम इक्विलिब्रियम है। सिस्टम चार्ज नहीं, पूरा सिस्टम। सिस्टम कितने से मिलकर के बना हुआ है? 1, 2 और 3। तीनों पर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो नेट फोर्स कितनी आएगी? 0। इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो आपको प्रूफ करना है Q की वैल्यू माइनस Q बाई 4 के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर ये वाला डिस्टेंस r ले लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस r बाई 2 है, ये वाला डिस्टेंस भी r बाई 2 है। इस स्मॉल q चार्ज पर कैपिटल Q चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी वही फोर्स इस स्मॉल q पर कैपिटल Q की वजह से लगेगी। मतलब ये इक्विलिब्रियम है। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये दोनों भी लाइक चार्जेस हैं। दोनों की रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगी और इस पर नेट फोर्स 0 लगेगी। और अगर अनलाइक चार्जेस है तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और इसकी वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और नेट फोर्स फिर से 0 आएगी। यानी इसको इसके लाइक चार्ज इसके साथ लाइक चार्ज हो जाए चाहे अनलाइक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इसके इक्विलिब्रियम की बात करनी है यानी इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 फाइंड आउट करनी है। निकला हुआ, इसको सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, मिड में वैसे ही रखा हुआ। अगर मिड में पूछता कहां रखना है तो हमारा आंसर सॉल्व करके मिड पे आता, लेकिन अभी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस पर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? इस पर भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। बेटा कैपिटल Q और ये कैपिटल Q एक ही चार्ज है यानी लाइक चार्जेस है। इस पर जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव लगेगी, डेफिनेट है। कैपिटल Q और कैपिटल Q दोनों लाइक चार्जेस है। अगर मुझे इस कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 करनी है तो ये वाला स्मॉल q इस पर अट्रैक्टिव फोर्स दे, तभी तो नेट फोर्स 0 हो सकती है। और अट्रैक्टिव फोर्स नेट तब आए, अट्रैक्टिव फोर्स तब देगा जब स्मॉल q कैपिटल Q दोनों अनलाइक चार्जेस हो गए। तो यहां से पता लगता है कि Q का रिलेशन कैपिटल Q के साथ माइनस का है यानी अनलाइक चार्जेस है। सबसे पहले फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 0 है एज इट इज इन सेंटर। और ये बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है। फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 0 एज इट इज इन द सेंटर। नाउ पहला केस तो हो गया। सेकंड, फोर्स ऑन कैपिटल Q भी क्या करनी है? 0। सिंस फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू कैपिटल Q एट B, फोर्स ऑन कैपिटल Q एट A ड्यू टू कैपिटल Q एट B इज repulsive, therefore force on capital Q at A due to small q must be attractive. Therefore capital Q and small q are unlike चार्जेस है। ये बाद में माइनस पुट करने के काम आएगा, ये वाला जो स्टेप है। ऑल्सो फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q। ये होगी k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देखो मैंने k के टर्म्स में लिखे क्योंकि k दोनों तरफ से कट जाना है। मैं q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिखूं, मैं q9 into 10 to the power 9 लिखूं। k कैपिटल Q
Q अपॉन R बाई 2 का होल स्क्वायर। कैपिटल Q कट गया, K और K कट गया, R स्क्वायर कट गया, और रह गया Q इज इक्वल टू 4 और Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। आंसर क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4 एज Q एंड कैपिटल Q आर अनलाइक चार्जेस है। दो चार्ज पार्टिकल है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम के, एक इस एंड पर है और एक इस एंड पर है स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर है। आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग के अंदर। बेटा इसको तो फिक्स्ड मान लेते हैं। इसकी वजह से, चार्ज की वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और स्ट्रिंग चूंकि मूव नहीं कर रही है, फिक्स्ड है, तो टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी T की वैल्यू इज इक्वल टू F के बराबर आएगी, और T इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। K की जगह रखा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q स्क्वायर की जगह रखा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन 1 मीटर एमकेएस में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है 9 इंटू 2 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम के बराबर आ जाता है। न्यूटन के बराबर आ जाता है। माइनस 16 नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाली वैल्यू 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 36, यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन के बराबर आ जाता है। ये टेंशन की वैल्यू। एक लास्ट न्यूमेरिकल इस लेक्चर 1 में और करने जा रहा हूं। एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है वो 12 न्यूटन की लग रही है। डिस्टेंस नहीं दे रखा। अगर दोनों चार्जेस को -4 की कूलम एक्स्ट्रा चार्ज दे दे तो नई फोर्स कितनी लगेगी? अभी जो पहले केस में फोर्स आई है वो आई है K Q1 की जगह, माइनस नहीं लगाऊंगा इसका, मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी के साथ में माइनस नहीं लगाऊंगा, यहां पर भी नहीं लगाया। 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्यों? क्योंकि माइक्रो लिखा हुआ, माइक्रो का मतलब ही 10 टू द पावर माइनस 6 है। अपॉन R तो मुझे मालूम नहीं है तो मैंने R ये लिख दिया, ये आ गया। सिमिलरली अब अगर मैं इसको -4 कूलम चार्ज दे दूंगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -4 कूलम, 4 माइक्रो कूलम। चार्ज इज गिवन टू, तो ईच चार्ज हो जाएगा -2 -4 -6 माइक्रो कूलम, और 6 और -4 मिलकर के 2 माइक्रो कूलम। फिर से कैसी फोर्स आने वाली है? अट्रैक्टिव फोर्स आने वाली है, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। फॉर्मूला क्या लगेगा F2 का? K 6 इंटू 10 टू द पावर -6, नेगेटिव नहीं लगाया, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन R, तो वही का वही लगा। मुझे F2 निकालनी है, मैं लिखा F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू R स्क्वायर कैंसिल हो गया, K और K कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 6 इंटू 2, नीचे रह गया 2 इंटू 6, और ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद
ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 1 आ गई और F2 की वैल्यू F1 के बराबर है, यानी पहले जितनी 12 न्यूटन के बराबर है। पहले भी अट्रैक्टिव थी और अभी भी अट्रैक्टिव है। डिवाइड करके F2 की वैल्यू निकाल देंगे और ये जो है क्या कहते हैं टेक्निक कई क्वेश्चंस में यूज होगी। एक फोर्स गिवन है और थोड़ा सा चेंज करके अगली फोर्स निकालनी है तो डिवाइड करके या रेशियो का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। चलो आज की क्लास बस इतना ही करेंगे और अगली क्लास में 3-4 न्यूमेरिकल्स और करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी शुरू कर देंगे। पहले आप इसको पढ़ो, कोई डाउट है तो मेरे से फोन पर पूछ लो, व्हाट्सएप पे लिख करके मत देना, उसके सिंबल्स लिखे नहीं जाते, मेरे को फोन करके पूछ लेना कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे होगा, मैं फोन पे ही समझा दूंगा आपको और आपको समझ में भी आ जाएगा। असाइनमेंट मैं अलग से आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और इसका मैं जो वीडियो है उसका गूगल लिंक भेजूंगा और गूगल लिंक के बेसिस पर आप